तो दोस्तों श्रेणी मोड में आपका स्वागत है। ये साइंस का सेट होगा आपका। आज से साइंस का सेट भी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें 25 क्वेश्चन लिए हैं। आपको बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही लगाया है। और अभी हम घर पर आए हुए हैं, तो थोड़ा अगर बीच में आवाज़ आता है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि विद्युत चुंबक विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो समांतर विद्युत चुंबक बनाने के लिए धातु का प्रयोग किया जाता है वो नर्म लोहे भी कह सकते हैं या लोहा कह सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो बनाने के लिए समांतर लोहे का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, चुंबकशीलता एक होता है जो चुंबक में पाया जाता है, उसे किस चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, तो हेनरी होता है। हेनरी प्रति मीटर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक, और देखिए चुंबक का दो ध्रुव भी होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाया जाता है तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की तरफ, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की तरफ हो रहता है। आप ये घर पर भी देख लिए होंगे कर कर। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है। जो विद्युत धारा को मापने के लिए उपकरण काम आता है उसका नाम क्या है। तो देखिए, पहले जो बैरोमीटर होता है इसका हम लोग देख देते हैं। तो जो बैरोमीटर होता है वो वायु दाब मापता है। बैरोमीटर क्या होता है, वायु दाब। और अगर देखो बैरोमीटर का एक नीचे गिरता है पारा तो वो आंधी तूफान आने की संभावना होता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। जो अल्टीमीटर होता है वो अल्टीमीटर मीन्स होता ही है ऊंचाई। ठीक, अल्टीमीटर मीन्स की ऊंचाई को मापने के लिए होता है। एनीमोमीटर जो होता है वो हवा को मापने के लिए होता है। तो ठीक, और जो फोदोमीटर होता है, फोदोमीटर भी बहुत लोग सुने होंगे, वो समुद्र की गहराई मापता है। तो इसमें कौन सा बच गया, तो ये अमीटर। एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि माइका, जिसे हम लोग अबरख में कहते हैं, जो कि बिहार झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है। पूरे विश्व में भारत में ही सबसे ज़्यादा अबरख होता है। आयरन में भी आप देखते होंगे लगाया जाता है। ठीक, तो माइका जो अबरख होता है किस काम में लाई जाती है, तो ये किस काम में लाई जाती है, तो विद्युत जो होता है उद्योग में लाई जाती है। जैसे कि आयरन में प्रयुक्त किया जाता है, हीटर में प्रयुक्त किया जाता है, इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि हैजा का क्या कारण है। जो हैजा होता है उसका क्या कारण है, जीवाणु है, विषाणु है, फफूंदी है या शैवाल है। इसका पूछता है कि जो हैजा पहले फैलता था ना, हैजा फैलने से बहुत लोग मर जाते थे पहले, तो इसका क्या कारण है। तो फोर का आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं, क्या, जीवाणु। हैजा के लिए कौन से जीवाणु होता है। ठीक, ये पांचवा क्वेश्चन है, छोटा ही। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है जीवाश्म ईंधन, ठीक, का एक उदाहरण है। इसमें से कौन एक फॉसिल फ्यूल का उदाहरण है। ठीक, तो जो कोयला गैस है ना वो फॉसिल फ्यूल का उदाहरण होता है। ठीक, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि पेड़ पौधे बहुत से सालों पहले, बहुत मिलियन वर्ष पहले दब जाते हैं नीचे, तो वहीं बनता है, उसी के कारण बनता है, तो इससे ही बनाया जाता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सम संवेग की वही इकाई हो जो, संवेग का भी इकाई, ठीक, और संवेग का डायमेंशन भी, जब इकाई सही होगा तो डायमेंशन भी वही हो जाता है। तो संवेग का वही इकाई है जो किस में, इसमें से किसका इकाई है। संवेग का वही इकाई है जो आवेग का है, इम्पल्स का है। ठीक, संवेग को क्या होता है, मोमेंटम, एम भी होता है। तो इम्पल्स का भी वही इकाई है, मीन्स कि आवेग का। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, इससे पहले कि जी के बारे में आप जान लीजिए, तो देखिए जो केंद्र होता है, पृथ्वी का जो सेंटर केंद्र होता है, वहाँ पर जी का मान एकदम शून्य हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, जी का मान घटते जाता है। पृथ्वी के तल से ऊपर भी जाइए या नीचे भी जाइए तो जी का मान घटते जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ता है। अगर घूर्णन गति जैसे घूरता है ना 24 घंटे में, ठीक, अपने अक्ष पर, या घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, ये भी याद रखिए, घटने से घटता है। पृथ्वी तल पर ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक, तो यहाँ केंद्र दे रहा है, ध्रुव नहीं दे रहा है। ध्रुव क्या होता है, पृथ्वी का ध्रुव है ना जी, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर नहीं, केंद्र में बात कर रहा है, यहाँ यहाँ ये बीच में बात कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाता है, मान शून्य हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर होता तो ये मैक्सिमम होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, ऊपर नीचे जाने पर भी घटता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रतिवर्ती वोल्टता के परिणाम को घटने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। जो प्रतिवर्ती, देखिए दो प्रकार के करंट होते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं। ठीक, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा होते हैं। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर उपकरण है इसका क्या आगे। सबसे पहले देखिए, जो ट्रांसफार्मर उपकरण है जिसके बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रतिवर्ती धारा को विद्युत वाहक बल में घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक, जिसके द्वारा विद्युत वाहक बल में, देखिए कोई छेड़छाड़ नहीं, मीन्स की विद्युत शक्ति नष्ट किए बिना इसको विद्युत वाहक बल जो है
इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 के आंसर आप आसानी से लगा लीजिएगा बी, स्टेप डाउन ट्रांसफर, स्टेप या डाउन ट्रांसफर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है क्या कहलाती है? नियत समय अंतराल मीन्स कि कुछ समय के बाद वो अपना दिशा बदल लेती है। तो देखिए, ऐसी धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदलते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? अल्टरनेटिव। जैसे आप क्लास भी करने पटना में आते होंगे तो होता है ना MWF में, TTS में, मीन्स के बीच में एक दिन छोड़कर। ठीक, तो ऐसे ही होता है कि अल्टरनेटिव लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव करा, मीन्स कि एक दिन छोड़कर एक दिन आ जाता है। ठीक, तो वैसे ही होता है कि जो नियत अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है वो कौन सी धारा कहलाती है, मीन्स कौन सी करंट कहलाती है? तो वो जो कराती है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है। जो विद्युत घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में जो वोल्ट को देखते हैं ना कि वोल्ट बढ़ जाता है तो लाल बढ़ने लगता है स्टेबलाइजर में आपको। ठीक, टीवी भी देखते होंगे तो उसको जो उसमें प्रयुक्त लाई जाती है जो उपकरण है या जो मशीन है उसको क्या नाम है? उसका नाम पूछ रहा है, उसका क्या नाम है? तो ट्रांसफार्मर। जो बिजली सप्लाई की जाती है, आखिर ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है? तो इसीलिए ना। ठीक, जैसे आप स्टेबलाइजर लगाते हैं अपने घर में टीवी चलाने के लिए, उसी घर के बिजली सप्लाई के लिए वोल्टता को स्थिर करने के लिए ये लाया जाता है ट्रांसफार्मर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, खगोलीय पिंड को अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला यंत्र है। जो खगोलीय पिंड को देखने के लिए अवलोकन करने के लिए कौन सा यंत्र इसमें से लाया जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं टेलीस्कोप। क्या होता है? टेलीस्कोप लाया जाता है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर आप देख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन आपको मिल रहा है और ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि ओजोन परत का क्या अर्का है? देखिए, जो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ओजोन परत पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन का जो फार्मूला होता है वो O3 होता है। 3 ऑक्सीजन का अणु मिलकर बनते हैं ये। ठीक, ये हो जाता है ओजोन। अब जो ओजोन है ये सड़ी हुई मछली की तरह गंध देता है। कैसे? सड़ी हुई मछली की तरह गंध देता है। और जो ओजोन परत है ये हमारे सूर्य का जो पराबैंगनी किरण है ना, हानिकारक पराबैंगनी किरण, उससे हम लोग का स्किन को बचाता है। क्या करता है? उससे हम लोग का स्किन को क्या करता है? बचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। सूर्य की हानिपरत अवरक्त किरणें तो होगा नहीं, विकिरण पृथ्वी की ये भी नहीं हो सकता। सूर्य की हानिपरत पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। क्या करती है? फिल्टर करती है। और यही जो है इसी को जो है ओजोन जो है O3 को ही क्या खत्म कर रहा है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ये सब हम लोग ईंधन जला रहे हैं ऊपर जाकर क्या कर रहा है? इसी जो ओजोन O3 है उसके बॉन्ड को तोड़ देता है। ठीक, अब वो जो तोड़ देता है या तो वो ऑक्सीजन में बदल जाता है तो धीरे धीरे वो क्षय होते जाता है, या कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बन जाता है, जैसे कि O3 नाइट्रोजन सब क्रिया कर बन जाता है। ठीक, दूसरा तो उसे क्षय हो रहा है, तो उसे जो क्षय होता है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्रुव पर दिखाई देता है। ठीक, आर्कटिक हुआ, आर्कटिक तरफ, अंटार्कटिक की तरफ, तो वहीं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? होल कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। ठीक, ओजोन छिद्र का आप नाम सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान समानता होता है। जो तंतु होता है ना, बल्ब का तंतु जो टंगस्टन का बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का, जिसे फिलामेंट भी बोलते हैं, जो बल्ब में आप देखे होंगे। ठीक, और बल्ब में निष्क्रिय गैस भी भरा जाता है क्योंकि वो जो जल ना पाए। ठीक ना, तो जो निष्क्रिय गैस होता है वो आर्गन और नाइट्रोजन भरा होता है। ठीक, और इसमें पूछ रहा है कि कितना से कितना, तो 1500 डिग्री सेल्सियस से और 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। आप ये समझ लीजिए कि इतना तापमान अगर आपके कुछ मीटर की दूरी पर भी है ना तो आपको इतना जलन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मीन्स कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है जिसमें हम अपनी उंगली भी नहीं डाल सकते, और इतना अंदर बल्ब के अंदर तापमान रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक गैलन US गैलन बोल रहा है, एक गैलन US गैलन का मान कितना होता है? तो एक US गैलन का मान कितना होता है ये दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके आंसर आप आसानी से लगा लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 3.875 होता है लीटर US गैलन का मान। ठीक, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? कंप्यूटर भी जैसे कि लंबाई मापने के लिए कंप्यूटर में किस शब्द का, ठीक, तो ये जो भी मापा जाता है ना, बिट्स बाइट्स मेगा MB, ये सब आप सुनते हो ना कि मेरा 4 MB का है, मेरा 5 MB का है, तो ये बिट्स से ही बनते बनते आगे तक जाता है। ठीक, तो जो इसका जो मापा जाता है शब्द की इकाई वो क्या किससे मापा जाता है? तो बिट्स से मापी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं कि वर्षा बाद इंद्रधनुष का निर्माण का कारण क्या होता है। वर्षा जब होता है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक, इसका जो मुख्य कारण होता है उसमें 2-3 कारण आ जाता है। ठीक, देखिए, एक तो प्रकाश का अपवर्तन भी होता है और प्रकाश का आंतरिक पूर्ण परिवर्तन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। 3 प्रक्रिया होती है। यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन था ये एक समय में, क्योंकि ये सीडीएस में भी आ गया था, असिस्टेंट कमांडेंट में भी आ गया था और यूपीएससी भी पूछ दिया था अपना प्रीलिम्स एग्जाम आईएएस वाला में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बनता है ना, इसमें प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। ठीक, ये तीनों होता है इंद्रधनुष। और 2 प्रकार के इंद्रधनुष भी होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होते हैं, एक द्वितीय इंद्रधनुष होते हैं। ठीक, और द्वितीय इंद्रधनुष के लिए ही जो हम लोग का ये थे, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपको फिजिक्स के क्षेत्र में 1929-30 में दिया गया था। देखिए, अभी नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, तमिलनाडु बिलोंग उधर से करते थे। देखिए, नाम नहीं आ रहा है, मैं बाद में बता दूंगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष निर्माण में तीनों हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है कि जेट स्ट्रीम क्या है। ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछ देता है और ये ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ जाता है। जो जेट स्ट्रीम है, ये पछुआ एक पवन है, उच्च स्तरीय पछुआ माने ऊंचाई पर बहता हुआ एक पवन है, जो दोनों गोलार्ध में उच्च वायुदाब कटिबंधों में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधन की ओर चलने वाली अस्थायी हवा है। इसकी जो ये चलता है, ये उपोषण उच्च वायुदाब से ध्रुव की तरफ चलता है। ठीक, इसका जो विकास सबसे ज़्यादा होता है वो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होता है। तो ये क्या है, उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। बस इतना ही आप याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है कि सुपरसोनिक ध्वनि, सुपरसोनिक कहते किसे है। सबसे पहले सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब क्या होता है। सुपरसोनिक ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाली विमान को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक। जैसे बार बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि सुपरसोनिक मिसाइल इंडिया ने विकसित कर लिया है। तो ये क्या होता है ना, जो हम लोग बोल रहे हैं ना, उससे भी तेज़ गति से चलने वाली क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं कि सुपरसोनिक कहते हैं। जैसे हम लोग ध्वनि निकाल रहे हैं, उससे भी तेज गति से चलने वाले। ठीक, तो किसके लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है। इसके चलने के लिए सबसे सुविधाजनक कौन सी वायुमंडल है। ठीक, तो इसमें कौन सा होगा, समताप मंडल होगा। अब समताप मंडल होगा, समताप मंडल जो होगा, देखिए 18 किलोमीटर, 0 से लेके 18 किलोमीटर या तक, ये तो क्षोभ मंडल होता है, निचले वाला परत क्षोभ मंडल। उसके बाद संताप मंडल होता है। अब संताप मंडल में जो है 18 से 32 किलोमीटर तक ये होता है। ठीक, अब देखिए संताप मंडल में ये 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये अच्छे से चल सकता है। ठीक, लेकिन इसी मंडल में ओजोन परत भी पाया जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है जो ये सुपरसोनिक जो भी आता है विमान, वो जो ओजोन परत के क्षय में भी थोड़ा बहुत योगदान देता है। तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रात्रि का अंधापन, रतौंधी रोग सुने हैं ना आप, रात्रि में अंधापन हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है। देखिए, आँख की अधिकतर जो भी बीमारी होती है ना, वो विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। आप देखोगे कि पुलिस जो मारता है नीचे तालू में मारता है, लटका कर या सुता कर नीचे ये तालू में मारता है, तो आँख क्यों तालू में मारता है, वो जान कर मारता है। हड्डी पर क्यों मारता है, वो जान कर, जब जब हवा बहेगी ना तो हड्डी के जोड़ दर्द करेंगे जैसे जैसे बूढ़ा होगा। ठीक, तो वो जैसे जैसे दर्द करेगा, वो बाद में जैसे जैसे उसको दर्द करेगा जेल से निकलने के बाद, तो वो कभी सोचेगा नहीं गुनाह करने के लिए, इसलिए। और सबसे पहली बात कि जो नीचे मारा जाता है तालू पर, उससे आँख का संबंध होता है। पहले के लोग अब क्या करते थे, जूते पहनते थे। पहले के लोग जूते पहनते थे, अपने दादा या पापा जी से पूछिएगा, उसमें तेल डालते थे, सरसों के तेल डालते थे और चलते थे। क्यों, क्योंकि वो पैर मुलायम रहता था ना, तो आँख उनको देखिएगा, आँख बहुत दिनों तक चलता था। ठीक, इसलिए। लेकिन अगर तारू, किसी भी पुलिस तारू को मारने का मतलब ही होता है कि उसका अंधापन आ जाता है। ठीक, ये एक मानवाधिकार का उल्लंघन भी है, इस पर आवाज़ भी उठा था। तो जो विटामिन ए होता है यही कारण से होता है। और जो विटामिन ए जो होता है ना, वो प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। ये खट्टे फलों में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आंवला में। अब विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर भाषा है जिसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए कौन सा कंप्यूटर भाषा है इसमें से आपको लगाना है। ठीक, तो ये जो है ना, ये कोबोल है। कौन सी है, कोबोल भाषा है। ठीक, जिसकी क्या है, वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए ये 20 क्वेश्चन है, आगे 21 क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अभी क्या है, हम आपसे पूछ रहे हैं, जो भी वीडियो देखते हैं उनसे, क्या आपने एनटीपीसी का फॉर्म डाल दिया। देखिए 12th लेवल पर भी है और ये ग्रेजुएशन लेवल पर भी है। तो आप तो अगर बिहार गार्ड का भी या कुछ भी बिहार का फॉर्म डालते होंगे तो 12th पर ही आता है, तो वो तो फॉर्म डाले होंगे। तो ये एनटीपीसी का फॉर्म डाले हैं कि नहीं, यस लिखना है आपको। और किस लेवल का डाले हैं, ग्रेजुएशन की 12th लेवल की, दोनों लेवल का डाले हुए हैं। ठीक, ग्रेजुएशन लिख दीजिएगा तो वो तो दोनों हो जाएगा। ठीक, तो आपको बताना है कि आपने ये डाला है कि नहीं डाला है, और लेवल 1 का भी फॉर्म डाला है कि नहीं डाला है। मैं उसके लिए अलग से सेट आपको कराऊंगा, जो कि पिछले साल का क्वेश्चन के साथ साथ आपको न्यू क्वेश्चन भी
होगा और आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को चेस कर सकते हैं। ठीक, तो 21 है कि दही को बिलोकर मक्खन निकालने के, देखिए दही से मक्खन निकालने के लिए किस भौतिक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं बार बार कराई हूँ और ये क्वेश्चन फेवरेट है बिहार पुलिस का, ये भी याद रखिएगा। देखिए 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं। मीन्स कि एक तो सेंटर की तरफ रखते हैं और एक सेंटर के बाहर की तरफ रखते हैं। जैसे आप अगर किसी भी गोल पर साइकिल चलाते हैं तो एक आप अगर क्या कीजिएगा, इसे गोल की तरफ नहीं बल लगाते हैं, एक उधर बल लगाते हैं। लेकिन आपने कभी अनुभव किया है कि इधर कौन बल लगा रहे हैं? मैं तो उधर गोल से दूर भाग रहा हूँ, कुछ नहीं तो गोल की तरफ आप जाकर धक्का मार दीजिएगा। इधर भागने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इधर भी एक फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स आप नहीं लगाते हैं ना, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। ठीक, तो देखिए दूध दही से क्या निकालना, मक्खन निकालने में जो हम लोग उपयोग करते हैं जिस बल का, वो क्या है, उस बल का नाम है अपकेंद्र बल। देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आप 2 तरफ का बल लगा रहे हैं, एक इधर एक इधर। ऐसे ही आप जब दही निकालते हैं तो ऐसे कहते हैं ना दाल घाटना, या दही निकालने वाला ऐसे 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 चलते रहता है। ठीक, हाथ से चलाते रहिएगा। तो ये क्या करता है, इधर इधर फेंकता है ना, बाहर की तरफ फेंकता है ना ऐसे। तो जो बाहर की तरफ फेंकता है वो बल क्या है, तो वही ना अब केंद्र बल है। अब केंद्र बल में इसकी केंद्र से दूर, अभी केंद्र माने केंद्र के नज़दीक, अब केंद्र बल लगाते हैं तो वही मक्खन निकालने की प्रक्रिया में काम आता है। या वॉशिंग मशीन में भी आप देखते होंगे जो मैल निकालता है वो भी वही बल पर काम करता है। मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसे हम लोग एसआई पद्धति भी कहते हैं, लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये 1971 में लागू किया गया था। ये कहीं कहीं ये भी दे देता है कि ये कहाँ लागू किया गया था, किस देश में था उस समय वो। ठीक, ये प्रक्रिया कहाँ लागू किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, तो देखिए एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक है ना, उनका संख्या क्या होता है, 7 होता है। आप सब लोग जानते हैं, टाइम है, दूरी है, ऐसे। तो कि जैसे लंबी दूरी मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। सीजीएस पद्धति का भी आप नाम सुने होंगे। ठीक, तो ऐसे कर कर ये पद्धति अपनाई गया, एसआई पद्धति पूरे वर्ल्ड में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, वो क्या होती है, तो आप सब लोग जानते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर आप किलोमीटर और घंटा में बदलना चाहते हैं तो इसे बदल सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, तो ये भी आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा ये सी। अब देखिए सूरज जो है, सूरज से पृथ्वी पर प्रकाश आता है, तो सूरज से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो लोग जानते हैं कि 8 मिनट 18 सेकेंड यही तो समय लगता है आने में। लेकिन चंद्रमा में भूल जाते हैं लोग कि चंद्रमा से आने में कितना लगता है, तो 1.28 सेकेंड में क्या आ जाता है, 1.2 में 1 सेकेंड, और ये कुछ मिली सेकेंड में क्या होता है, ये पहुंच जाता है। और 8 मिनट समय के 8.18 मीन्स की 8 मिनट 18 सेकेंड क्या लेता है, सूरज से आने में लेता है। ठीक, लेकिन जो चंद्रमा से आने में लेता है 1.28 सेकेंड लेता है। कि 8 मिनट 18 सेकेंड सूरज से और 1 सेकेंड 2.8 मिली सेकेंड क्या लेता है, ये आता है वहाँ से, चंद्रमा से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अगर एक कमरे में विद्युत चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के नाम आप सुने हैं, उसे ही रेफ्रिजरेटर बोला जाता है। अगर कोई भी खाली कमरा है उसमें उसका, अगर आप सोचते हैं कि उसका जो रेफ्रिजरेटर है या फ्रिज का हम खोल दे तो रूम हमारा ठंडा हो जाएगा, तो ये बहुत गलत आप सोच रहे हैं। ठीक, क्या हो जाता है, कमरा क्या हो जाता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो क्या हो जाता है, तापमान ठंडा नहीं होगा, ये गर्म होने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म होने लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्यों होता है, देखिए जो प्रशीतक होता है, वाष्प की द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में क्या भरा जाता है, तो द्रव के रूप में फ्रियोन भरा जाता है, जो कि वाष्पित होकर ठंडक उत्पन्न करता है, वाष्पित होकर ठंडक उत्पन्न करता है। यही जब वो खोल दिया जाता है तो नहीं उत्पन्न कर पाता है, और क्या होता है, धीरे धीरे रूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, कब सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर आज का 25 है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सब लोग जानता है कि सूरज क्या है, मुखिया है वायुमंडल का। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज एक ही सीध में, और चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण पूछ रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, जब पृथ्वी क्या हो जाता है, सूरज और चंदा के बीच में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक, तो ऐसे कर क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ऐसे सेट और भी चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। मैं डेली एक सेट ये भी लाऊंगा, और आपका जो कंप्लीट सेट चल रहा है सुबह वाला वो भी चलते ही रहेगा। बहुत लोग कह रहे थे कि सर लाइए साइंस का, मैं रीजनिंग का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। और आप जरूर बताना कि एनटीपीसी का फॉर्म डाले हैं कि नहीं डाले हैं। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।